नमस्कार साथियों, मैं दिशा वेलफेयर से रूपाली सिंह। हमेशा की तरह हम आज डॉक्टर सुधा नामदेव मैम से मिलवाना चाहते हैं, जो कि एमडी पैथोलॉजिस्ट हैं एवं जिला अस्पताल शहडोल के ब्लड बैंक में ब्लड बैंक ऑफिसर हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते रूपाली मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि रक्तदान क्या होता है, क्या कहलाता है और रक्तदान किस किस को किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये कंफ्यूजन दूर कर देना चाहते हैं कि रक्तदान एक स्वैच्छिक रक्तदान को ही ज्यादातर अपन रक्तदान कहते हैं। इसमें ये वो कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से बिना मरीज का नाम जाने पहचाने रक्तदान करता है, उसे ही हम रक्तदान कहते हैं। हालांकि रिप्लेसमेंट दान भी होता है कि आपके मरीजों को विदाउट एक्सचेंज हम जो ब्लड विथ एक्सचेंज जो ब्लड दे रहे हैं तो वो आपसे रख के ले लेते हैं और आप अपने मरीज को उसके बदले में दे रहे हैं, तो ये एक्सचेंज रक्तदान कहलाता है। मगर सही मायने में रक्तदान वही होता है जो आप बिना जाने और ब्लड बैंक में स्वतः आकर अपनी इच्छा से बिना किसी आर्थिक प्रलोभन के जो रक्तदान करते हैं वह रक्तदान कहलाता है। जी। और मैम, रक्तदान जो करके जाते हैं उसका क्या उपयोग है, कैसे अपन उसको रक्तदान करते हैं तो ये मरीजों को ही सप्लाई होता है, मगर चूंकि आजकल सिंगल ब्लड बैग में ब्लड नहीं लिया जाता है, क्योंकि ब्लड के 3 अवयव होते हैं। एक होता है रेड सेल प्लाज्मा, रेड सेल, दूसरा होता है प्लाज्मा और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो इन तीनों को आजकल अलग अलग सेपरेट करके दिए जाने का प्रचलन है, क्योंकि अननेसेसरी जो चीज जरूरी नहीं है मरीज को वो क्यों दी जाए। तो जिस मरीज को जो चीज जरूरी होती है वह दी जाती है। तो हम लोग एक स्पेशल प्रकार के ब्लड बैग में ब्लड कलेक्ट करते हैं और उस तरह से फिर ब्लड के तीनों भागों को अलग अलग करते हैं। हमारे पास विशिष्ट तरीके की मशीनें होती हैं जो सेंट्रीफ्यूज मशीन कहलाती हैं, बड़ी होती हैं वो, उनमें ब्लड बैग रखते हैं और पहले होल ब्लड से उसको प्लाज्मा और आरबीसी को पैक्ड सेल को अलग करते हैं, फिर उसके बाद प्लाज्मा को दोबारा सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर उसमें से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा अलग करते हैं। तो इस तरह से ये 3 बैग में 3 चीजें हमारी सेपरेट हो जाती हैं। एक बैग में पैक्ड आरबीसी, एक में प्लाज्मा, एक में प्लेटलेट। अब जिस व्यक्ति को जो जरूरत होती है उसके अनुसार वह चीज दी जाती है। इसी को मैम कंपोनेंट कहते हैं। इसी को कंपोनेंट सेपरेशन कहते हैं और इसी को कंपोनेंट सप्लाई कहते हैं। अच्छा, और मैम ये जो अपन सब अलग अलग ब्लड कर देते तो कौन सा ब्लड किसको दिया जाता है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। जैसे कि जो एनीमिया के केसेस होते हैं जिनको खून बह नहीं रहा है, केवल उनके शरीर में जहाँ खून की कमी बस है, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, थैलीसीमिया के पेशेंट हैं, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट हैं, अन्य किसी बीमारी से जिनका हीमोग्लोबिन कम हो गया हो, उनको पैक्ड आरबीसी दिए जाना चाहिए ताकि उनका ब्लड का वॉल्यूम न बढ़े। इसलिए उनको केवल आरबीसी दी जाती हैं। और जहां हमें वॉल्यूम बढ़ाना होता है या किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ाना होता है वहां प्लाज्मा देते हैं, और प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो जहां कहीं किसी मरीज को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है और उसका ब्लड जमाना बढ़ाना होता है कि जल्दी से थक्का बने, तो वहां भी प्लाज्मा का सदुपयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में प्लाज्मा का उपयोग होता है। बर्न केस में, शॉक के पेशेंट में जिनका बीपी फॉल हो रहा है उनको देते हैं, और गर्भवती महिलाओं, डिलीवरी के पश्चात महिलाओं का जब वॉल्यूम बढ़ाना होता है तब उनको प्लाज्मा देते हैं जहां क्लॉटिंग फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। और जहां प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि आजकल कई वायरल फीवर में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, मुख्यतः डेंगू में, तो वहां पर हम प्लेटलेट्स देते हैं। तो इस तरह तीनों चीजों का अलग अलग उपयोग है और एक यूनिट ब्लड हम 3 मरीजों के काम में ले लेते हैं। प्लेटलेट्स मैम ज्यादातर कैंसर पेशेंट्स को भी लगती है। हाँ, प्लेटलेट कैंसर पेशेंट को इसलिए लगती है क्योंकि उनका कीमोथेरेपी होता है, तो उस कीमोथेरेपी के चलते प्लेटलेट्स काफी डाउन हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, और प्लेटलेट्स का काम रहता है ब्लीडिंग को रोकना। तो उनके शरीर से कहीं ब्लीडिंग न होने लगे, इसलिए प्लेटलेट्स कैंसर के मरीजों को दी जाना आवश्यक रहती है। तो मैम जैसे कंपोनेंट हम बनाते हैं तो उसको कैसे बनाते हैं, कैसे इसको सेपरेट करते हैं? इसकी एक कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है, कई तरह की मशीन होती है ब्लड बैंक में। एक मशीन होती है बहुत बड़ी सी सेंट्रीफ्यूज होती है
जो जिसमें कम टेम्परेचर पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक उसको स्पिन करते हैं, घुमाते हैं ब्लड को, उसमें सेपरेट करते हैं। तो पहले प्लाज्मा और पैक्ड सेल अलग होते हैं, फिर उसको हाई स्पीड में ज्यादा तेज करके घुमाते हैं तो उसमें प्लेटलेट्स और प्लाज्मा सेपरेट होते हैं। तो इस तरह से सेपरेट कर लिया। उसके बाद ब्लड की जो पैक्ड आरबीसी हैं उनको ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर में 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रखा जाता है। प्लाज्मा को -30 और -40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर फ्रिज में रखते हैं और प्लेटलेट को 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं और उनको एक ऐसी मशीन में रखते हैं जो पूरे समय हिलती रहती है ताकि वो चिपके ना आपस में। इस तरह इनका संधारण किया जाता है। अच्छा मैम, एक यूनिट में कितना ब्लड लेते हैं अपन? एक यूनिट में 2 तरह के बैग रहते हैं। यदि मरीज का वजन 65 किलोग्राम है तो हम 450 ml ब्लड उसका ले सकते हैं, मगर अगर उसका वजन 65 से कम है और 45 से ज्यादा है तो 350 ml ब्लड लिया जाता है। इसमें भी एक सॉल्यूशन होता है बैग में जो 49 ml रहता है, तो कुल मिला के 350 ml में 300 ml ब्लड ही लिया जाता है। अच्छा मैम, उसके कितने दिन तक हम ब्लड को स्टोर करके रख सकते हैं? ब्लड को हम 35 डेज तक हम स्टोर करके रख सकते हैं पैक्ड आरबीसी को। और अगर एक सॉल्यूशन रहता है, एड सॉल्यूशन बोलते हैं जिसको, सैगम बोलते हैं, उसको अगर पैक्ड आरबीसी में मिला दिया जाए तो वो 5 दिन और उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। और जो प्लाज्मा रहते हैं वो 1 साल तक सुरक्षित रहते हैं और प्लेटलेट्स की लाइफ सबसे कम होती है, ये 4 से 5 दिन तक ही उपयोग में आती है, उसके बाद इनका कोई उपयोग नहीं होता है, इन्हें हटाना पड़ता है। मैम जैसे बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं कि हमको तो फ्रेश ब्लड ही चाहिए है, तो हमारा डोनर हम लेके आएंगे, आप उसी का ब्लड निकालिए और उसी का ब्लड, तो क्या ये सही है? ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है। फ्रेश ब्लड का कहीं कोई रोल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फ्रेश ब्लड से सारे टेस्ट तुरंत नहीं किए जा सकते। जो 5 मैंडेटरी टेस्ट हैं वो पहले से स्टोर्ड ब्लड में ही करना है, क्योंकि हम यूनिट टेस्ट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का टेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए स्टोर्ड ब्लड से ही हम 5 टेस्ट करते हैं, HIV के, हेपेटाइटिस बी का, C का, VDRL और मलेरिया का। अगर इनमें से कोई एक पॉजिटिव आता है तो उस ब्लड को हटाना पड़ता है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आप हमारा ब्लड ले लो, अभी जांच कर लो और अगर सही है तो आप दे दो फ्रेश ब्लड। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो टेस्ट हैं वो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, ये पूर्णतः कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होते हैं। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में जो रिजल्ट कभी कभी धनात्मक आते हैं वो कंफर्मेटरी टेस्ट में कभी कभी ऋणात्मक भी आ जाते हैं, तो उस व्यक्ति पे एक गलत मैसेज जाएगा कि आपका टेस्ट नहीं हो रहा, तो उसको चिंता और टेंशन होने लगती है। इसलिए स्टोर्ड ब्लड से स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं और इन सब में टाइम लग जाता है 3 घंटे का। तो 3 घंटे अगर इमरजेंसी है तो हम उस ब्लड को दे नहीं सकते। दूसरी बात, फ्रेश ब्लड में ऐसे कई एंटीजन होते हैं जो मरीज को तुरंत रिएक्शन कर सकते हैं, इसलिए फ्रेश ब्लड का भी कोई रोल नहीं है। और हमारे जो चिकित्सक बंधु फ्रेश ब्लड लिखते हैं उनको शायद इस बारे में ज्ञान नहीं है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि फ्रेश ब्लड ना लिखें, क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं है। और जैसे मैम जो थैलेसीमिया और सिकल सेल के बच्चे आते हैं उनको हमको कितने दिन का ब्लड देना चाहिए? उनको आपको बहुत पुराना ब्लड नहीं देना चाहिए। 3-4 दिन का पुराना ब्लड ही उनके लिए सबसे अच्छा रहता है, ना ही एकदम फ्रेश रहे। और 3-4 दिन पुराना ब्लड यदि आपके पास है, संभव है, तो ऐसे मरीजों को 3-4 दिन पुराना ब्लड बिल्कुल अच्छी तरह से दिया जा सकता है। बहुत अच्छी जानकारी दी मैम। बस आप आखिरी सवाल कि मैम आप लोगों से अपील कैसे करेंगे कि वो रक्तदान के लिए आगे आए, क्योंकि बहुत जरूरी है, जब तक रक्तदान के लिए आगे नहीं आएंगे तब तक हम इन बच्चों को या इन पेशेंट को हम कैसे रक्त दे पाएंगे? ये बहुत जरूरी है। ये हमारे देश में डिमांड और सप्लाई के बीच में काफी अंतर है, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं होता है। विदेशों में किसी को एक्सचेंज में ब्लड नहीं देना पड़ता, ब्लड बैंक से उनको तुरंत मिल जाता है। काश हमारे देश में ऐसा कुछ नियम बने कि हर व्यक्ति को ब्लड देना अनिवार्य है उसके जीवन में। साल में एक बार ही अगर हर लोग जो सक्षम है, जैसे 18 से 65 वर्ष के लोग दे सकते हैं, तो इन लोगों को साल में एक बार हर किसी को रक्तदान करना चाहिए। वैसे तो 3 बार कर सकते हैं, मगर 3 बार नहीं कर सकते तो 2 बार करें, 1 बार करें, मगर हर किसी को रक्तदान करना चाहिए। उससे हमारे देश में
रक्त की कभी कमी नहीं होगी। और खास तौर पे जो हमारे ऐसे मरीज हैं थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के, जिनका जीवन ही ब्लड पे चल रहा है, उनके लिए कभी कोई मुश्किल नहीं होगी। और ब्लड बैंक में ब्लड रहेगा तो हम मरीजों की सेवा तुरंत कर सकते हैं। जब नहीं रहेगा तब मुश्किल होगी डोनर ढूंढने में। और अगर ब्लड पहले से है तो हम फट से मरीजों को तुरंत उसकी सप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मेरी लोगों से विनती है कि रक्तदान के लिए आगे आएं। एक बहुत सरल प्रक्रिया है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। हीमोग्लोबिन 12 ग्राम चाहिए होता है, वजन 45 किलोग्राम चाहिए है, उम्र 18 से 65 वर्ष। और हमारा एक प्रश्नोत्तरी पेपर रहता है, उसमें सही जवाब मिलने पर जब डोनर फिट रहता है तो हम उसका ब्लड ले लेते हैं। ब्लड लेने के बाद कोई विशेष आहार की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा सा 10-15 मिनट ब्लड बैंक में विश्राम करके अपना पूरी दिनचर्या ठीक से निभा सकते हैं।